हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिल अरोरा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, डूंगर कॉलेज, बीकानेर से। आज हम बात करेंगे इकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस। यह टॉपिक हमारे पहले किए गए वीडियो इकोसिस्टम स्टेबिलिटी की कंटिन्यूएशन में है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी इकोसिस्टम हमेशा अपने आप को स्टेबल या स्थायी रखना चाहता है और इसके लिए इकोसिस्टम के पास रेजिस्टेंस और रेजिलियंस जैसे गुण होने आवश्यक हैं। उसी की कंटिन्यूटी में हम आज रेजिस्टेंस और रेजिलियंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस किसी भी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। वॉकर ग्रिम और क्रिश्चियन विजल ने रेजिस्टेंस की 3 आधारभूत गुण जो हैं उनका पता लगाया। उनके अनुसार स्टेइंग इसेंशियल अनचेंज्ड। रेजिस्टेंस के गुण क्या हैं कि आवश्यक रूप से अपरिवर्तित रहना। दूसरा गुण क्या कहते हैं वो कि अगर परिवर्तन या कोई टेम्परेरी डिस्टर्बेंस से कोई चेंज हो जाता है तो अपनी पुरानी अवस्था में वापस आ जाना। तीसरा गुण क्या होता है रेजिस्टेंस का? परसिस्टेंट थ्रू टाइम ऑफ एन इकोलॉजिकल सिस्टम। किसी भी पारितंत्र के समय काल में हम कह सकते हैं कि वो परसिस्टेंट रहते हैं, वो स्थायी रहते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते। तो इस प्रकार रेजिस्टेंस के ये 3 आधारभूत गुण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। रेजिस्टेंट कम्युनिटीज आर एबल टू रिमेन इसेंशियली अनचेंज्ड डिस्पाइट डिस्टर्बेंस। देखिए, अगर कोई इकोसिस्टम अनस्टेबल रहता है, अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हम यह मानते हैं कि उसकी जो कम्युनिटी हैं, उस सिस्टम के अंदर, उस पारितंत्र के अंदर जो समुदाय हैं वो रेजिस्टेंट हैं, उनमें प्रतिरोध की क्षमता अधिक होती है। यदि थोड़ा बहुत कोई डिस्टरबेंस हो भी जाता है, अगर थोड़ा बहुत कोई बायोटिक फैक्टर्स के अंदर कोई परिवर्तन होता है, तो ये समुदाय उसका आसानी से विरोध कर सकते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस और रेजिलियंस से आपस में थोड़ा सा अगर कंपेयर करके हम देखें तो हम ये जान सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये रेजिलियंस से थोड़ा सा भिन्न होता है। ब्रायन वॉकर और उनके सहयोगियों ने यह पाया कि रेजिस्टेंस रेजिलियंस का एक भाग हो सकता है, लेकिन यह उससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो रेजिलियंस है वो स्थायित्व के बिल्कुल नज़दीक का कॉन्सेप्ट है। रेजिलियंस प्रतिरोध नहीं दर्शाता। रेजिलियंस के अंदर कोई भी परिवर्तन यदि होता है तो वो स्वयं को जल्दी पुनः स्थापित कर लेता है, लेकिन प्रतिरोध या रेजिस्टेंस नहीं दर्शाता। रेजिस्टेंस या प्रतिरोध का जो इन्वर्स होता है, जो विलोम होता है, उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं, उसको हम संवेदनशीलता कहते हैं। संवेदनशील जो समुदाय होते हैं वो प्राय छोटे परिवर्तन के प्रति भी स्वयं परिवर्तित हो जाते हैं, इकोसिस्टम को परिवर्तित कर देते हैं। वो कम्युनिटीज़ या वो समुदाय स्थायित्व को दर्शा नहीं पाते। रेजिस्टेंस के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 1988 में जॉन नाम का एक हुरिकेन था, एक तूफान था, जिसने निकारागुआ के जो रेन फॉरेस्ट थे, जो हम कह सकते हैं वर्षीय वन थे, उनको प्रभावित किया। डगलस बॉशर और उनके सहयोगियों ने एक प्लांट क्वेलिया पेरेंसिस पर इस हुरिकेन के प्रभाव का अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि इस पादप के अंदर मृत्यु दर बहुत कम थी, और लेकिन वो उनकी ग्रोथ रेट जो थी वो बहुत धीरे थी, चाहे वो पूरे विकसित पादप हों
चाहे वो सीडलिंग्स हो। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेलिया पेरेंसिस एक ऐसा पादप है, एक ऐसे समुदाय का सदस्य है जो स्थायी रूप से इस्टेब्लिश हो सकते हैं, स्थायित्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये पादप ने इन जो हुरिकेन आया, जो जॉन हुरिकेन आया था, उसके प्रति रेजिस्टेंस को शो किया। इनकी मृत्यु दर अत्यंत कम थी। जो पादप थोड़े बहुत डैमेज भी हुए, उनकी ग्रोथ रेट थोड़ी सी कम नज़र आई, लेकिन सीडलिंग्स ने, बीजों ने स्वयं को स्थायी रूप से वहां पर स्थापित कर लिया। रेजिस्टेंस हम उसको मानते हैं जिसमें डिस्टरबेंस होने के बावजूद जो समुदाय हैं या जो पॉपुलेशन है, जो समष्टियां हैं, वो अपरिवर्तित रहें। एक अध्ययन में जैमिकन माउंटेन फॉरेस्ट जो ह्यूगो हुरिकेन से, ह्यूगो नामक तूफान से प्रभावित हुआ था, उसका अध्ययन पीटर बेलिंघम ने और उनके सहयोगियों ने किया। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि तूफान की तीव्रता जो होती है वो समुदायों के, जो समुदाय वहाँ पर हैं, जो समष्टियाँ वहाँ पर है, जो जातियाँ वहाँ पर हैं, उनके जवाब को, उनके प्रतिरोध को दर्शाती हैं। इस आधार पर उन्होंने वहाँ उपस्थित जो वृक्षीय जातियाँ थी, उनके 4 समूह बताए। पहला, रेजिस्टेंस स्पीसीज। रेजिस्टेंस जातियाँ वो जातियाँ जिनमें उस तूफान के प्रति डैमेज तो कम हुआ, लेकिन उनका रेस्पॉन्स जो था वो स्लो था, लो था, धीरे था। दूसरी, ससेप्टिबल स्पीसीज। इनमें नुकसान ज़्यादा हुआ और रेस्पॉन्स भी कम था। ईश्वरपर्श जातियाँ जो थी, ईश्वरपर्श हम उसको कहते हैं जो प्रभावशाली होता है, जो कहीं पर भी प्रभावी रूप से स्वयं को दर्शाता है। ये जातियाँ ऐसी थी, इनमें डैमेज भी कम हुआ और इनका रेस्पॉन्स भी हाई था, अत्यधिक था। रेजिलिएंट जातियाँ वो जातियाँ जिनमें जो डैमेज था वो अधिक हुआ, लेकिन इनका रेस्पॉन्स कैसा था? हाई था। तो ये 4 समूह जो हैं वो वृक्षीय जातियों के उन्होंने बताए। अब हम बात करते हैं इंट्रोड्यूस स्पीसीज। कई बार किसी पारितंत्र में, किसी इकोसिस्टम के अंदर समुदायों में बाहर से आई जातियां दूसरे किसी इकोसिस्टम या पारितंत्र से यहाँ पर माइग्रेट हो जाती हैं, यहाँ पर स्थानांतरित हो जाती हैं और स्वयं को स्थापित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस पारितंत्र के समुदाय की जो जातियां हैं वो इसका प्रतिरोध करती हैं, वो रेजिस्टेंस को दिखाती हैं, और वो जो जातियां होती हैं वो दोनों कारकों के द्वारा, एबायोटिक और बायोटिक दोनों प्रकार के कारकों के द्वारा प्रतिरोध को प्रदर्शित करती हैं। जैसे उन जातियों के लिए तापमान सूटेबल नहीं होता, उन जातियों के लिए वहाँ पर जलवायु सूटेबल नहीं होगी, या हम कह सकते हैं कि वहाँ उपस्थित जातियाँ अपने प्रभाव को भी दर्शाती हैं। जैसे परजीविता है, जैसे आपस में कंपटीशन है उनका, या हम कह सकते हैं कि जो जंतु होते हैं वो शिकार भी कर लेते हैं, प्रिडेशन भी कर लेते हैं बाहर से आने वाले जातियों का, और वहाँ पर स्थायी रूप से स्थापित नहीं होने देते। तो जितनी भी कहीं पर किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, पारितंत्र के अंदर जितनी जातियों की डाइवर्सिटी पाई जाएगी, जितनी जातियों की विभिन्नताएं पाई जाएंगी, उतना ही उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो अधिक होगा। हम यद्यपि हम ये कह सकते हैं कि उनका जो रिसोर्सेज हैं वो लो होंगे, तो वो जातियां जो हैं उनमें से बहुत सी जातियां ऐसी हो सकती हैं जो छोटे से डिस्टर्बेंस पे नष्ट हो जाएं, लेकिन अधिकांश जातियां ऐसी होती हैं जो प्रतिरोध को दर्शाती हैं। अब हम बात करेंगे रेजिलियंस की। इकोलॉजिकली रेजिलियंस क्या है? ये पारितंत्र का वो रिस्पॉन्स है, वो कैपेसिटी है पारितंत्र के, वो अपना
खुद का उसका गुण है, जिसमें वो किसी भी जो डिस्टरबेंस होती है या डिस्टरबेंस से होने वाला जो नुकसान होता है उसकी भरपाई तुरंत कर लेते हैं। अर्थात नुकसान होने के बाद वो स्वयं को तेजी से वापस स्थापित कर लेते हैं। ये जो डिस्टरबेंस है ये कैसे हो सकते हैं? जैसे जंगलों के अंदर आग लगना, बाढ़ का आ जाना, तूफानों का आ जाना, हवाओं का तेज चलना, इंसेक्ट्स का आक्रमण हो जाना, या ह्यूमंस की एक्टिविटी, मनुष्यों द्वारा कोई नुकसान किया जाना। जैसे मनुष्य किसी स्थान पर अर्बन एरिया को डेवलप कर देते हैं, कृषि के लिए ज़मीन का अधिग्रहण कर लेते हैं, या ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए वहाँ पर खुदाई प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे डिस्टरबेंस की वजह से वहाँ उपस्थित पारितंत्र प्रभावित होते हैं, उनमें डैमेज भी होता है, लेकिन वो शीघ्र ही स्वयं को वापस स्थापित कर लेते हैं। ऐसे जो डिस्टरबेंस होते हैं, ऐसे जो प्रभाव होते हैं वो अत्यधिक होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड, उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है और वो पारितंत्र को पूरे रूप से प्रभावित करते हैं, और उनमें बहुत सारी जातियां जो होती हैं वो नष्ट भी हो जाती हैं। लेकिन पारितंत्र अपने रेजिलियंस गुण के कारण शीघ्र ही स्वयं को वापस स्थापित करने का प्रयास करता है और बहुत से समुदाय स्वयं को वापस स्थापित करने में समर्थ हो जाते हैं। रेजिलियंस की जब अपने बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यदि मनुष्य की क्रियाओं के द्वारा अगर हम देखें तो जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर रिडक्शन हो जाता है। बहुत सारी जातियां जो हैं वो स्थायी रूप से वहाँ से चली जाती हैं, माइग्रेट हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, एंडेंजर्ड बन जाती हैं। ये मनुष्य द्वारा की गई क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रदूषण का प्रभाव हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं मनुष्य के द्वारा जलवायु में कोई परिवर्तन हो जाए वो हो सकता है, और वो ऐसे समय में पारितंत्र वहाँ से शिफ्ट भी हो सकते हैं, वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाकर के भी स्वयं को स्थापित कर सकते हैं, और वहाँ अगर डिग्रेडेड कंडीशंस भी हैं तो वो धीरे धीरे रेजिलियंस के कारण वहाँ स्वयं को स्थापित कर पाते हैं। जो रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट था वो कैनेडियन इकोलॉजिस्ट C.S. हॉलिंग ने दिया था। उन्होंने बताया कि कोई भी नेचुरल सिस्टम, कोई भी प्राकृतिक तंत्र है, यदि वो किसी भी प्रकार के चेंज को, परिवर्तन को लेकर के अगर वो प्रभावित होता है तो वो स्वयं को वापस स्थापित भी कर सकता है। ये रेजिलियंस की एक परिभाषा या कॉन्सेप्ट माना जा सकता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पारितंत्र जो होता है उसमें डिस्टरबेंस होने के बाद वापस स्थापित होने में कुछ समय की आवश्यकता होती है, और वो समय कम या ज़्यादा हो सकता है। और हम इस आधार पर रेजिलियंस भी कह सकते हैं कि कुछ रेजिलियंस होते हैं वो तुरंत स्वयं को स्थापित कर सकते हैं, रेजिलियंस के कारण पारितंत्र या समुदाय स्वयं को तुरंत स्थापित कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे डिस्टरबेंस के पश्चात स्वयं को स्थापित करते हैं, लेकिन वो पारितंत्र की व्यवस्था को पुनः बनाने में, पुनः स्थायी रूप से स्थापित करने में कामयाब होते हैं। मुल्गा वुडलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर जो ग्रास लैंड हैं उनमें जो भेड़ें हैं वो चराई करती हैं। वो ग्रासलैंड इसीलिए हैं, लेकिन वहाँ पर श्रब्स जो होती हैं वो भी विकसित हो जाती हैं, लेकिन वो श्रब्स जब किसी इस ग्रेजिंग के द्वारा, इन भेड़ों की ग्रेजिंग के द्वारा, इनकी चराई के द्वारा जब प्रभावित होती हैं तो वो स्वयं को शीघ्र ही वापस स्थापित भी कर लेते हैं। वो इकोलॉजिस्ट ब्रायन वॉकर, C.S. हॉलिंग और कुछ अन्य साइंटिस्ट ने जो रेजिलियंस है इसके 4 एस्पेक्ट को स्पष्ट किया, जिन्हें हम लैटिट्यूड, रेजिस्टेंस, प्रीकैरियसनेस एंड पेनार्ची के नाम से जानते हैं।
पहले 3 किसी भी इकोसिस्टम के लिए लागू किए जा सकते हैं और जो अंतिम है उसको हम इकोसिस्टम विशेष के लिए लागू करते हैं या उसके संदर्भ में इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लैटिट्यूड, द मैक्सिमम अमाउंट ए सिस्टम कैन बी चेंज्ड बिफोर लूजिंग इट्स एबिलिटी टू रिकवर बिफोर क्रॉसिंग ए थ्रेशोल्ड विच इफ ब्रीच्ड मेक्स रिकवरी डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल। ये लैटिट्यूड उसको दर्शाता है कि जिसमें परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इतना नुकसान हो जाता है कि वो इकोसिस्टम स्वयं को स्थापित नहीं कर पाता, उसके लिए स्वयं को स्थापित करना इम्पॉसिबल होता है। रेजिस्टेंस हम उसको कहते हैं जिसमें ये किसी भी पारितंत्र की अवस्था को दर्शाता है कि वो आसानी से स्वयं को स्थापित करता है या उसे स्वयं को स्थापित करने में कठिनाई होती है, तो रेजिस्टेंस हमें उसको बताता है। प्रीकैरियसनेस जो है वो एक लिमिट को दर्शाती है जिसमें डिस्टरबेंस के पश्चात पारितंत्र स्वयं को वापस पुनः अवस्था में स्थापित कर पाता है या उससे थोड़ा सा कम रह जाता है, अर्थात कुछ जातियां उसमें से नष्ट हो जाती हैं। पेनार्की हम उसको कहते हैं, ये एक डिग्री है जो हमें इसके इकोसिस्टम के पारितंत्र के प्रभावित होने के लेवल को बताती है। इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से हायरार्चिकली यानी टुकड़ों में किस प्रकार से वो डिस्टरबेंस के पश्चात स्वयं को स्थापित करने की कोशिश करते हैं या धीरे धीरे स्वयं को टुकड़ों के रूप में स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन कम्युनिटी दैट आर इन आइसोलेशन फ्रॉम वन अनदर मे बी ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंटली from the same type of organism living in a large continuous population. Thus the community level structure is influenced by population level interaction. कभी कभी हम देखते हैं कि किसी एक पारितंत्र में दूर दूर रहने वाली परस्पर दूर दूर रहने वाली जातियां जो एक समान हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर लेती हैं और पारितंत्र को स्थायी रूप से स्थापित होने में सहायता करती हैं। जब उस पारितंत्र के समष्टियों में उपस्थित जातियां जो प्रभावी हैं वो स्वयं को स्थापित नहीं कर पाती। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है, ये बहुत चला हुआ कॉन्सेप्ट है। तो रेजिलियंस को आजकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके देखा जाने लगा है। ये केवल इकोलॉजी में ही नहीं, दूसरे इकोनॉमिक्स के अंदर या दूसरे जो आर्ट्स के भी एस्पेक्ट हैं उनके अंदर भी इसको जोड़ करके देखा जा सकता है। इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और इसके साथ रेजिलियंस को जोड़ करके पॉलिटिकल साइंस में भी इसको जोड़ा जा सकता है, इसका प्रभाव को देखा जा सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि जहाँ पर मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ होती हैं, जहाँ जल, ऊर्जा और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं उनका मैसिव यूज़ होता है, उनका यूज़ अत्यधिक होता है, तो वहाँ पर भी ये आवश्यक होता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएं और ये रेजिलियंस को हम वहाँ पर स्थापित करें, जिससे अगर डिस्टरबेंस होती भी है और जातियाँ प्रभावित होती भी हैं तो रेजिलियंस के द्वारा वो स्वयं को शीघ्रता से स्थापित कर लें। धन्यवाद। थैंक यू।